भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। केंद्र सरकार ने 2024 में अपने पहले बड़े कदम के तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के नियम कायदों को इसी महीने 26 जनवरी से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार का ये फैसला बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उम्मीद लेकर आएगा। वहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू सिख शरणार्थियों को भी बड़ी राहत मिल जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत आए हैं। संसद ने CAA पर 11 दिसंबर 2019 को मोहर लगाई थी। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वो भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होगा तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ड्राई डे की घोषणा की। इसके साथ ही 100 टन सब्जियां भी राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजी जाएगी। इन सब्जियों से राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भोग लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित करने का फैसला सरकार ने लिया है। इस दिन पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही 22 जनवरी को दीपावली जैसा माहौल रहेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में बहुत खुशी है। यहाँ से राइस मिलर्स एसोसिएशन के सौजन्य से 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है। हमारे सब्जी उत्पादक वो भी सब्जी भेजने वाले हैं और 22 जनवरी को पूरा उत्सव का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। दीपावली जैसा घरों में दीप भी जलाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय लिया है कि आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। 30 दिसंबर से देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल केंद्र सरकार से बातचीत के बाद मंगलवार देर रात को खत्म हो गई। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हिट एंड रन कानून से जुड़े मसलों पर बात की जाएगी। इसके साथ ही ट्रक ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो हड़ताल वापस लें। झारखंड में सियासी हलचल के बीच ईडी ने बुधवार को CM हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के ठिकानों पर रेड की है। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची में मुख्यमंत्री के कुछ करीबी सहयोगियों के घर भी दबिश दी है। इसमें IAS और साहिबगंज DC रामनिवास यादव, खोदनिया ब्रदर्स और पूर्व विधायक पप्पू यादव शामिल हैं। साथ ही DSP राजेंद्र दुबे, अभय सरावगी और सिपाही अवधेश कुमार के घर भी छापेमारी हुई है। 3 नए क्रिमिनल जस्टिस कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA की अधिसूचना 26 जनवरी तक जारी कर दी जाएगी। एक सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि इन कानूनों को 1 साल के भीतर पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। अधिसूचित हो जाने पर नए कानूनों के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। फुल प्रूफ ऑनलाइन सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ में एक ट्रायल रन किया जाएगा, क्योंकि अधिकांश रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल होंगे। भव्य राम मंदिर में स्थापित करने के लिए रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हो गया है। हालांकि इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ट्रस्ट के सूत्र बताते हैं कि नई मूर्ति 17 जनवरी को सार्वजनिक की जाएगी। इस दिन रामलला यानी चयनित अचल मूर्ति को शोभा यात्रा के जरिए नगर भ्रमण कराया जाएगा। सोशल मीडिया पर मूर्तिकार अरुण योगीराज की फोटो के साथ रामदरबार की वायरल हो रही मूर्ति के सवाल पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि वे इस पर कुछ नहीं कहेंगे। रामलला की अचल मूर्ति के दर्शन के लिए इंतजार करना होगा। उधर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने साफ कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। गर्भगृह में रामदरबार नहीं बल्कि रामलला की बाल स्वरूप प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कौन सी प्रतिमा स्थापित होनी है, इसका अंतिम निर्णय ट्रस्ट को ही करना है।
सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमें सुबह से राजस्थान और हरियाणा में छापेमारी की। शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से मिले इनपुट के बाद एनआईए ने छापेमारी का प्लान तैयार किया गया था। अधिकारियों को उम्मीद है कि हत्याकांड के पीछे कुछ और लोग भी हैं, जो जांच के दौरान सामने आए हैं। इन दोनों शूटरों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के साथ संपर्क रहा है। जानकारी के अनुसार एनआईए के पास में एक दूसरी स्टोरी है, जो इस हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे कर सकती है। इधर एनआईए, डीएसटी, चेन्नई और दिल्ली पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की सप्लाई में लिप्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे को राजस्थान के पिलानी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अशोक मेघवाल बताया जा रहा है, जिसे उसके गांव झेरली से पकड़ा गया है। आरोपी के पास से 8 हथियार जब्त किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार 30 से ज्यादा हथियार आरोपी सप्लाई कर चुका है। पुलिस आरोपी अशोक से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सोलन और शिमला की जनसभाओं के लिए तैयारी कर ली है। नड्डा के शिमला दौरे के दौरान भाजपा हैट्रिक से हैट्रिक तक का नारा लगाकर लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेगी। 5 जनवरी को नड्डा हिमाचल आ रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने सोलन और शिमला में 2 जनसभाएं रखी हैं। इनके लिए जिला शिमला के 8 प्रशासनिक मंडलों से कार्यकर्ता पीटरहॉफ शिमला पहुंचेंगे। सोलन की जनसभा के लिए जिला के 5 और सिरमौर के भी 5 प्रशासनिक मंडलों से हजारों कार्यकर्ताओं को लाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी कार चलाने पर शासन ने रोक लगा दी है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी कार अब नहीं चला सकेंगे। यदि अभिभावकों ने बच्चों को स्कूटी कार दी तो उन्हें 3 साल की सजा होगी और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। प्रदेश में 18 साल से कम आयु के कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल में 2-4 पहिया वाहन नहीं चलाएगा। शासन की ओर से इसे लेकर जारी निर्देश के बाद परिवहन विभाग के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों में सख्ती की जाएगी। इसके लिए अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री के जयपुर आने पर प्रदेश भाजपा की ओर से भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में इस संबंध में बैठक होगी। जयपुर में 5 से 7 जनवरी तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री भजनलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विधायकों के साथ इस संबंध में चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 5 जनवरी की शाम जयपुर पहुंचेंगे। 7 जनवरी को सुबह 9 बजे वे कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जयपुर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पूरे समय जयपुर में ही रहेंगे। इस दौरान प्रदेश भाजपा द्वारा पीएम के स्वागत की भरपूर तैयारियां की गई हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को जम्मू शहर के चांदनगर गुरुद्वारा से नगर कीर्तन रवाना हो गया है। गुरु की बानी इसमें गतका का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस दौरान गुरुद्वारों में गुरबानी से संगत को निहाल किया जा रहा है। गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन भी किया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आतंकी हमले की साजिश रचे जाने का खुलासा यूपी एटीएस ने किया है। एटीएस ने इसका मुकदमा दर्ज करने के बाद विगत 30 दिसंबर को औरंगाबाद में 11 संदिग्ध आतंकियों के ठिकानों पर छापा मारा। हालांकि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। एटीएस ने सभी संदिग्धों के मोबाइल जब्त करने के बाद उनको 15 से 20 जनवरी के बीच राजधानी स्थित एटीएस मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने बीते दिनों मिली पुख्ता खुफिया सूचना के बाद संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी थी। दरअसल औरंगाबाद में कुछ युवक अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की स्थापना को लेकर समुदाय विशेष के लोगों को भड़का रहे थे। जांच में पता चला कि उनके इरादे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले यूपी में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की है, जिसमें अयोध्या भी शामिल है।
तत्पश्चात एटीएस ने इस साजिश में शामिल मिर्जा सैफ बेग, अब्दुल वाहिद, यासिर, जियाउद्दीन सिद्दीकी, थोरभान, एसके खालिद, ताहिर उर्फ सर, सादिक हबीब समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। अचानक उनके घरों से गायब होने की सूचना मिलने पर एटीएस की टीम ने 5 दिन पहले औरंगाबाद जाकर छापे मारे। हालांकि इस दौरान केवल कुछ आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद हो सके, जिसके बाद एटीएस ने सभी 11 संदिग्धों को नोटिस भेजकर तलब किया है। अयोध्या में राम के उत्सव में किन्नर भी योगदान करेंगे। यहाँ तैयार हो रहे दिव्य श्रीराम मंदिर में श्रीराम लला के विग्रह प्रतिष्ठा का शुभ शगुन लेकर किन्नर भी आएंगे। वे घर घर मंगल गान गाएंगे, फिर राम का न्योता स्वरूप हल्दी और अक्षत बांटेंगे। इस दौरान माताओं, बहनों, बच्चों और पुरुषों से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भागीदार बनने का अनुरोध करेंगे। श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर किन्नरों में भी उल्लास का माहौल है। अपने राम के इस महोत्सव से वे खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं। जिले में रहने वाले किन्नरों के समूह ने अपनी भूमिका तय कर ली है। विग्रह प्रतिष्ठा का न्योता किन्नर भी बांटेंगे। इसमें उनकी मददगार बन रही है इंदिरा चैरिटेबल ट्रस्ट। वो श्रीराम जन्मभूमि न्यास समिति से संपर्क कर किन्नरों को अवध का हल्दी और अक्षत उपलब्ध कराएगी। नए साल की शुरुआत में ही श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ नामीबिया से आई मादा चीता आशा ने 3 चीता शावकों को जन्म दिया है। अक्टूबर में आशा के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई थी। अब नए साल में शावकों को जन्म देने की खबर आई है। कूनो से नन्हे शावकों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इधर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम ने बाड़े में जाकर इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि तीनों नन्हे शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। अब चीतों की संख्या शावक सहित 18 हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केरल के त्रिशूर में बीजेपी महिला सम्मेलन को संबोधित किया। 43 मिनट के संबोधन में पीएम ने कहा, आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। आजादी के बाद से कांग्रेस, लेफ्ट, एलडीएफ और यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का कानून लटकाए रखा। मोदी सरकार ने महिलाओं को वो अधिकार दिलाया। भारतीय कुश्ती संघ WFI में पिछले 1 साल से चल रहे विवाद के बीच बुधवार को 100 से ज्यादा जूनियर रेसलर्स ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इन पहलवानों का आरोप है कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की वजह से उनके करियर का 1 साल बर्बाद हो गया। ये जूनियर पहलवान बसों में सवार होकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए हैं। इस बारे में दिल्ली पुलिस को भी जानकारी नहीं थी। प्रदर्शन कर रहे इन जूनियर पहलवानों की मांग है कि भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन के फैसले को केंद्र सरकार वापस ले। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इन जूनियर पहलवानों और उनके कोचों ने कहा है कि अगर कुश्ती संघ को बहाल नहीं किया जाता तो ये अपने अर्जुन अवार्ड वापस करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक मैं अटल हूँ इस महीने रिलीज के लिए तैयार है। इसमें अभिनेता पंकज त्रिपाठी लीड रोल में है। अटल बिहारी वाजपेयी के लुक में एक्टर दमदार लग रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज से पहले फैंस को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। इस फिल्म का पहला गाना जारी होने वाला है। कल उसका टीजर आउट हो चुका है। पंकज त्रिपाठी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से गाने का टीजर साझा किया है। फिल्म मैं अटल हूँ का पहला गाना राम धुन आज यानी गुरुवार को रिलीज होने जा रहा है। उससे पहले कल बुधवार को गाने का टीजर जारी किया है। इस गाने को कैलाश खेर ने अपने सुरीले कंठ से सजाया है। बता दें कि फिल्म मैं अटल हूँ 19 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म के सामने बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्म नहीं है। इस बात का फायदा इसे मिल सकता है। इस फिल्म का निर्देशन मराठी सिनेमा के जाने माने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रवि जाधव ने किया है। फिल्म की कहानी ऋषि विरमानी और रवि जाधव ने मिलकर लिखी है। हमास और इसराइल के बीच 2 माह से अधिक समय से जंग जारी है। इस युद्ध को लेकर कई मुस्लिम देश पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खुलकर जंग लड़ रहे हैं। ईरान और लेबनान के बाद तुर्की भी इनमें से एक है। तुर्की का आरोप है कि इसराइल अपने लोगों को भेजकर जासूसी करा रहा है, मगर राष्ट्रपति एर्दोगन ने मोसाद की मंशा को नाकाम कर दिया है। तुर्की के अधिकारियों ने इसराइल के लिए तथाकथित रूप से जासूसी करने के संदेह में 33 लोगों को हिरासत में लिया है।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 2140 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिस जारी की है। इसके तहत कुल रिक्तियों में से 1723 रिक्तियां पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 417 रिक्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। बीएसएफ की तरफ से अभी ऑनलाइन आवेदन की तारीखों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि भर्ती से जुड़ी अधिसूचना पीडीएफ के साथ जारी की जाएंगी और इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 1 महीने के भीतर अपना आवेदन जमा करना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश की विदेश नीति, इसकी विदेश आर्थिक नीति और विदेश वाणिज्य नीति के बीच संबंध पर जोर देते हुए कहा कि तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही नीति के चरण हैं। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद पहल की भी सराहना की और कहा कि ये देश की विविधता का बहुत ही अनूठे और ठोस तरीके से प्रतिनिधित्व करती है। विदेश मंत्री ने यहां राष्ट्रीय राजधानी में आत्मनिर्भर भारत उत्सव समारोह में ओडीओपी विजेताओं को सम्मानित भी किया। जयशंकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, विदेश नीति, विदेश आर्थिक नीति और विदेश वाणिज्य नीति ये सभी वास्तव में एक ही चीज के 3 चरण हैं। आज वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री से ज्यादा करीब से काम करने वाले 2 मंत्री नहीं हैं। उन्होंने कहा, इसका परिणाम आप हमारे निर्यात में देख सकते हैं। हमारा निर्यात उच्चतम स्तर की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि भारत के उच्चतम निर्यात स्तर का बहुत सारा श्रेय वाणिज्य मंत्रालय और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को जाता है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।